रूठेगा, वह यार एक दिन रूठेगा। उस दिन मत तनिक गिला करना, उस दिन मत तनिक गिला करना, कह कर शुक्रिया विदा करना। भवितव्यं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। भवितव्यं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। तुम क्षमाशील हो, क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे, उनको जो अपराधी तेरे, उनको जो अपराधी तेरे। तुम भी तो क्षमा चाहते हो, अपराध किए जो बहु तेरे, अपराध किए जो बहु तेरे, अपराध किए जो बहु तेरे। प्रतिशोध अग्नि का शमन करो, प्रतिशोध अग्नि का शमन करो, अब क्षमाशीलता वर्ण करो। अथ प्रेमं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। प्रेमं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अथ प्रेमं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। प्रेमं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। नम्रत्वं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। नम्रत्वं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अनुरोधं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अनुरोधं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। भवितव्यं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। भवितव्यं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अथ प्रेमं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। प्रेमं शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। ओशो। बैठे बैठे। ओशो विपश्यना योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम लोग भगवान बुद्ध के उन वचन को समझ रहे हैं और यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन का देखो ना गीता में किंतु परंतु, वैसे हमारे स्वामी कुलदीप जी हैं किंतु परंतु और कह रहे हैं समझ बढ़ाओ, अपनी समझ और ध्यान
खालिस ध्यान ध्यान गलत भी कर सकते हो अगर समझ नहीं है। और समझ बढ़ाओ, केवल समझ ही नहीं, फिर यात्रा भी करो। वही समझ आपको प्रेरित करेगी यात्रा के लिए। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जितना समाज का अभी जो भी कुछ है सिखावन, जो भी समाज दे रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को, उसको ही स्ट्रांग बनाने का प्रयास कर रहा है। समाज का जहां हम यात्रा कर रहे हैं उसमें समाज कोई योगदान नहीं दे रहा है। मोस्ट ऑफ लोग, ज्यादातर आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के सारे उपाय कर रहे हैं। तो यात्रा कहाँ है? यात्रा पर्सनैलिटी से आपको इंडिविजुअलिटी पर जाना है और इंडिविजुअलिटी से आपको डिविनिटी पे जाना है। और जहां हो, और पर्सनैलिटी कहाँ से आया है, शब्द कहाँ से आया है? पर्सनैलिटी परसोना से आया है। परसोना का मतलब समझते हैं आप लोग? परसोना का मतलब है कि मुखौटा, यानी जो आपका सहज स्वभाव नहीं है, जो आप सहज नहीं हो, वो वही आपको समाज वही सब कुछ सिखा दे रहा है, सारी चीजें वो करा रहा है, आपको सहज कहाँ रहने दे रहा है। तो जीवन की जो सारी भाग दौड़ है समाज की, वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है सब कुछ। तो एक भाग छूटा ही रह जा रहा है। सारा प्रयास, जो सम्यक शब्द है, बुद्ध जो है प्रज्ञा सूत्रों में जो सम्यकता ला रहे हैं, सम्यकता का मतलब यही है कि आप जो एक तरफ, जो एक अति पे हो, वो दूसरे पे लौटो, अपनी सब्जेक्टिविटी पर भी तो ध्यान दो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सारी चेतना है, यही तनाव और पीड़ा का कारण है। और इसी पर्सनैलिटी को जितना हम पोषित कर रहे हैं, इसी को तोड़ देने का नाम ही ध्यान है। कैसे हम इस पर्सनैलिटी को तोड़ करके, इसको गला करके हम अपनी इंडिविजुअलिटी, और इंडिविजुअलिटी में ही सहजता है, यहाँ असहजता है, क्योंकि हम तरह तरह के मुखौटे, तरह तरह की, अब दृष्टि को ही देख लो ना, चाहे इसको ही आप देखो, इस भाग से देखो, तो हमारा देखने का ढंग जो है, अगर सीधा देखें तो जो घटनाएं हैं दृष्टि में वो घट ही रही हैं, लेकिन समाज ने अच्छा बुरा, भला बुरा अच्छा है, ये समाज ने सिखा दिया है कि अच्छा है, ये बुरा है। और ये समाज न सिखाता तो घटनाओं को घटनाओं की तरह, तो समाज ने हमें ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बता दिया कि ये बात गलत है, ये बात सही है। शुरू से ही बच्चों को सिखा देते हैं हम। और समाज में ही ये चीज है कि मृत्यु गलत है, जीवन सही है। तो हम मृत्यु से भय और दुख पीड़ा समाज ने सिखा दिया। ये भी, और ये जो चश्मा है दृष्टि का, ये समाज ने तो सिखाया है और हमने भी अपने आप पहन रखे हैं ये चश्मे। जैसे दुख और सुख का चश्मा है ना, प्यारा कोई छूट गया तो हम दुखी हो जाते हैं, क्यों ना चश्मा हम दूसरा पहन ले। प्यारा छूट गया तो दूसरा भी तो है मिला, और दूसरे को पकड़ लो। अब एक के साथ क्लिंगिंग हो गई, ये दुख का चश्मा है। तो दुख से हम सुख पर भी आ सकते हैं अगर हम अपनी दृष्टि बदल ले। दृष्टि क्या बदल लेनी है कि एक गया दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा। फूलों की कोई कमी है क्या? एक फूल गया दूसरा मिल जाएगा। एक को पकड़ के क्यों रखा? वो गया, उसको विदा करो, छोड़ो। ये पकड़ है। जिसका जीवन गया गया,
मृत्यु आई आई, जीवन आया, इतने तक साथ रहा साथ रहा। ये दृष्टि हमें दुख से सुख की तरफ ले जाएगी, और दुख से सुख के उपाय करिए, फिर सुख को भी छोड़ देना है। दुख में समझ नहीं आएगी तो यात्रा दुखवाद से, कह रहे हैं दुख है, करनी क्या है, हर दुख में सुख का भी वाला पोर्शन छिपा है। तो नकारात्मक से दृष्टि आपको पॉजिटिव ले जानी है, विधायक दृष्टि, उसी में सुख ढूंढो। तो दूसरा पहलू, अगर दूसरा चश्मा दे लोगे तो सुख भी मिलेगा, और सुख से फिर दोनों छोड़ दो। सम्यकता कहाँ है, जब दोनों तटस्थ हो जाते हो, दोनों तरंगे खत्म हो जाती, सम्यकता सहजता वहां है, नीचे दहां तरंग नहीं है। लेकिन पेरीफेरी पे ये चीजें रहेंगी, आप नीचे चले जाओ, और नीचे जाने का यही तरीका है कि जो घटना हमें दुखी कर रही उसका दूसरा पहलू है, उस पहलू को देख लें और उस पर प्रयास करना है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि बस देखो और प्रयास करो, थोड़ा सजगिए, बार बार, ये बार बार होगा, लेकिन हमें प्रयास करना है। तो घटनाओं के साथ हम सीख ले सकते हैं। व्यापार में हानि लाभ होती है, लाभ तो होता है, लाभ को पकड़ लिए तो दुखी हो जाएंगे, हानि भी होगी, व्यापार करोगे तो हानि भी होगी। हानि से हम शिक्षा ले सकते हैं, और शिक्षा लेकर फिर लाभ के लिए फिर चले जा सकते हैं। मित्र छूट गया, शिक्षा ले सकते हैं कि क्यों मित्र गया, कोई हम में त्रुटि है, उसका सुधार कर ले। ये दृष्टिकोण विधायक है। तो विधायक के दृष्टिकोण से फिर तब समझ आएगी कि यार दोनों को छोड़ दे, दुख सुख दोनों ही तरंगे हैं। दुख में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यही बात हम लोग सम्मा सती, आज जो दूसरा सत्र है स्वामी कुलदीप जी का किंतु परंतु अर्जुन, देखो ना कितने अध्याय, 18 अध्याय कर दिए। तो आज चलिए दूसरे तरीके से समझते हैं कि पर्सनैलिटी के हिसाब से समझते हैं। हमारी पर्सनैलिटी, हमारी जो सिखावन है, यही कारण है, यही हमारी असहजता का कारण है, दुख का कारण है। और ये पर्सनैलिटी दिया किसने, आती कहां से है, यही समाज, इसी समाज से ये बनी हुई, यही समाज देता है। और जब समाज देता है तो समाज चाहता है कि ऐसे जियो, ऐसे रहो, ऐसे करो, और फिर वहां से हमारी सहजता खो जाती है। तो सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी का, तो क्योंकि व्यक्ति जो प्रकृति है, प्रकृति इसका जो निर्माण, इससे ही ये पर्सनैलिटी जो है वो ये प्रकृति से, प्रकृति प्रदत्त है। शुरुआत में प्रकृति से है और समाज से मिली है। कुछ समाज ने दिया है, कुछ आप जन्मजात ही लेके आए हैं। जन्मजात ये दो गुणों को लेके आए हैं, कौन से, तमस और रजस, ये दो गुण लेके आए हैं। दोनों हैं आप में, दोनों हैं। और अब देखो आगे समाज के साथ ये गुण कैसे आगे बढ़ते हैं, और ये सब पेरी को, आपकी पर्सनैलिटी को ही और स्ट्रांग कर रहे हैं। एक बच्चे से यात्रा शुरू होती है। जैसे ही बच्चा जन्मता है, ये हीनता की ग्रंथि कहां से शुरू होती है, बच्चा जैसे ही जन्मा वहीं से एक बहुत गहरे में, जैसे वो बच्चा जन्मता है वो देखता है कि पैदा होते ही हम पहली ग्रंथि अनकॉन्शियस में उसकी हीनता की बैठ ही जाती है। और क्या है कि बच्चा असहाय कमजोर होता है शुरुआत के समय में, क्योंकि सब कुछ माता पिता के ऊपर आश्रित है ना। जब रोता है तो माँ दूध पिला देती है, चल नहीं पाता, हिल नहीं पाता, बोलने की भी सिखावन, सब कुछ आश्रित है, कमजोर महसूस करता है। ये ग्रंथि बहुत गहरे में उसके अनकॉन्शियस में गई हुई है कि मैं कमजोर हूं। और
कुछ और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा उसको जरूरत पड़ेगी कि हम खेल खिलौने ले आए, सब कुछ लाएं, खेलें। अब उसके पास धन नहीं है तो वहां भी आश्रित है, दूसरों पे आश्रित है, तो दूसरों से मांगेगा, तो एक दीनहीनता की स्थिति। अब ये कैसे, ये देखो हीनता की भावना उस बच्चे में कैसे विकसित हो रही है, ये अनकॉन्शियस में उसके प्रवेश कर जा रही है। थोड़ा और बड़ा होगा तो वो देखता है कि 8-9 वर्ष के बाद सब लोग निर्णय ले रहे हैं, सब लोग बुद्धिमान हैं, फिर वो सोचता है कि मेरे पास इतनी अकल क्यों नहीं है। ये भी उसकी एक ग्रंथि है। अब ये सब पर्सनैलिटी का हिस्सा बन रहे हैं। और थोड़ा बड़ा होगा बच्चा, थोड़ा बड़ा होगा, जब थोड़ा समझदार होगा, तब समाज बड़ा हस्तक्षेप करता है, तब समाज आपको ब्लैकमेल करेगा। माता पिता कहेंगे ऐसे रहो, तुम गलत हो, तुम ऐसे उठो बैठो, ऐसे व्यवहार करो। उसके सारे व्यवहार पर, सारे उठने बैठने पर, सारी क्रियाओं पर सब समाज अपना क्या कर देता है, सब अपना। माता पिता कहेंगे कि ऐसे उठो बैठो, ऐसे चलो तो खाना मिलेगा, ऐसे करो, ऐसे ये पढ़ाई पढ़ो, यानी सारा कुछ समाज अपने हिसाब से। अब यहाँ क्या हो गया, अब उसकी पूर्ति करने के लिए बच्चा अपने मुखौटे ओढ़ेगा जबरदस्ती। प्रेम अगर माता पिता से पाना है तो भाई माता पिता का कहना, कौन से ऐसे माता पिता हैं जो अनकंडीशनल लव देंगे? मोस्टली तो यही कहेंगे, अच्छा जा, अगर पढ़ाई कर ले तब तुम्हें भोजन चाय मिलेगी, तू ये काम करा तब तुझे ये। अब इसके साथ कंडीशन जोड़ दी कि तुम्हें ये मिलेगा। अब वो प्रेम पाने के लिए बच्चा जो है ये सब करेगा। यहां से मुखौटा और हीनता की ग्रंथि लेकर के ये बच्चा बड़ा हो जाता है, यहां से ये बड़ा होता है। यही जाकर के ये चारों विस्तार लेते हैं। कमजोरी, यही कमजोरी जो हीनता की ग्रंथि, उसे शक्तिशाली बनाने के लिए कोशिश करेगी। ये जो कमजोर रहा ना बच्चा, वो शक्तिशाली बनने में कोशिश करेगा। तो अगर वो रजोगुण उसका सीड कर जाए, समझ लीजिए ऐसे ठीक है शक्तिशाली, लेकिन यही ज्यादा गति कर जाए, उसमें होश नहीं है, तो शक्तिशाली बनने के सारे प्रयास करेगा। वो शक्तिशाली पहलवान बन जाएगा, और शक्तिशाली क्या बनेगा, अच्छे पद पर हो जाएगा, अच्छे उस पर, फिर दोनों सबको दिखा देना चाहेगा कि मैं बहुत अच्छे पद पर, ये कोशिश करेगा। लेकिन समझो वो शक्तिशाली नहीं है भीतर से, तो वो बिल्कुल शक्तिशाली का मुखौटा कोशिश कर रहा है, मुखौटा है। शक्तिशाली बनेगा, शक्तिशाली बनने का तो अलग बात है। शक्तिशाली का मतलब है कि तुम भीतर से शक्तिशाली हो। वो बाहर से सब दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं पहलवान हो गया, लेकिन पहलवान से ज्यादा डरपोक और कोई नहीं होता। शक्तिशाली का मतलब केवल फिजिकल थोड़ी है, और पैसे धन अच्छे पद पर पहुंच जाएगा, ये सब शक्तिशाली का। लेकिन ये रजोगुणी करेगा। अगर तमोगुणी है वो भी करेगा शक्तिशाली बनने का, वो दूसरा उपाय ढूंढेगा। जो शक्तिशाली है उसकी टांग खींचेगा कि मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, चल तू, मैं तुझे गिरा करके दम लूंगा, तो वो उसके विरोध में। लेकिन देखो शक्तिशाली बनने का, यानी कमजोरी का जो है वो छिपाने का वो उपाय ढूंढ रहा है, ये उपाय ढूंढेगा। अब ये दोनों में संघर्ष होगा। बात यह है, सम्मा सती का मतलब है कि उसका हाउ टू, कैसे हम प्रेम पूर्वक जिए। जागरण कहाँ फलित होगा? यहां से जो ये ग्रंथियां हैं ये प्रकृति प्रदत्त हैं, हमारी पर्सनैलिटी में है, और इनको आगे गति करेंगी। कोई भी एक आगे गति करेगी, और समाज इसमें कोई सहयोग, खूब समझ लिए, समाज इसमें सहयोग नहीं दे रहा है, बल्कि और पोषण कर रहा है।
तो एक का पोषण करेगा और वो बच्चा जबरदस्ती शक्तिशाली बनेगा तो समाज कहेगा वाह 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 वाह, अब ये मुखौटा इसका और बढ़ेगा और बढ़ेगा और शक्तिशाली और दिखावा बड़े पद पे, लेकिन भीतर क्या रहेगा, वो रीता का ही रीता रहा। समृद्धि शक्तिशाली तो एक कदम भीतर है जहां तुम सहजता, यहां तो असहज हो गए ना, बिल्कुल असहज। और दूसरा भी शक्तिशाली बनने का जो कोशिश करेगा वो करेगा कि वो जो तामसी है ना वो श्रम करना नहीं चाहता, इसलिए कोई सरल उपाय करेगा, तो जो श्रम कर रहा है ना उसकी ही टांग खींचेगा, उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा, ये सरल है। तो अब आगे जा करके, आगे जब करके ये जो असहाय है, अब वो दीनहीनता जब उसकी होगी तो दीनहीनता वाला फिर पैसा कमाने के लिए, देखिए वो दीनहीनता को कैसे प्रकट करेगा पर्सनालिटी में, वो खूब पैसा कमाएगा, व्यापार करेगा, लेकिन रहेगा दीनहीन ही, ऐसा नहीं है, समृद्धि नहीं है, वो केवल पैसा कमा के दिखाना चाहेगा कि देखो कैसे भी उसकी दीनहीनता, वो जो उसके रूट में है वो कैसे वो खत्म हो जाए, समझ रहे हैं ना, वो कैसे खत्म हो जाए, दीनहीनता है ही है। वो बात तीसरी है कि कैसे समाज इसमें कोई सहयोग नहीं करा, समाज तो उसकी पीठ थपथपाएगा, और जितनी पीठ थपथपाएगा उतना ही और असहज होगा, उसको और उसमें भाग दौड़ करेगा, उतने ही विक्षिप्तता पागलपन, खूब व्यापार बढ़ाएगा, उस व्यापार में रीता का रीता रह जाएगा। इसके विरोध में दूसरा व्यक्ति अगर तामसी है, इस दिनहीनता को कैसे छिपाएगा, तो वो दीनहीनता को छिपाने के लिए जो पैसा कमा रहा है उससे पैसा छीन लेगा, क्या करेगा, कैसे छीनेगा, तो वो क्या करेगा, पैसा छीनने के लिए चोर हो जाएगा, डाकू हो जाएगा, वो सरल तरीका है कि साला बहुत पैसा कमा रखा है, धनी तो मुझे भी होना है। अब ये दोनों वो कहीं न कहीं चोर डाकू हो जाएंगे। हाँ जी, एक छोड़ दिया स्वामी जी आपने, वकील भी हो जाएगा। अभी अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, आ रहा है, चिंता मत करो, अभी थोड़ा और आगे बढ़ने दो ना, बढ़ने तो दो आगे। हाँ अमृतो जी जल्दबाजी मत करो, उसका भी नंबर आ रहा है बुद्धि वाले चौथी में। चौथी कैटेगरी है, चौथे ग्रुप का हाँ हाँ चौथा अभी जो। बढ़न दो अभी। तो डॉक्टर। आगे आगे क्या होता है, यही बच्चा जब थोड़ा बड़ा था तो वो बुद्धूपन का, उसको हीनता की ग्रंथि कि मैं कुछ नहीं जानता, अब ये बौद्धिक विकास करेगा, ये वकील होगा, ईसाई होगा, शिक्षक होगा, सब होगा, ये अपने को दिखा देगा और रहेगा बिल्कुल जीरो के जीरो, वकील जीरो के जीरो, कुछ भी नहीं, भीतर तो रीता ही क्या रीता, कितना बड़ा वकील बन जाए, कितना बड़ा टीचर बन जाए, है तो सारी बुकिश नॉलेज ही, सब सारी चीजें। और फिर इसके विपक्ष में दूसरा जो खड़ा हो जाएगा, और मीडिया, पत्रकार, और ये ऐसे विचार क्रांतिकारी आंदोलन करता, ये सब लोग खड़े हो जाएंगे इसके खिलाफ। तो वकील एक तरफ खड़े होगा, और इसी में सब लोग, इसी में भी बुद्ध पुरुष भी आते हैं, 90% बुद्ध पुरुष इसी में आते हैं, क्रांति। लेकिन जो भी है ये सब ऊर्जा ही तो है, वही ऊर्जा नकारात्मक है, ऐसा नहीं कि धन कमाना, पैसा कमाना, प्रैक्टिस करना, ये सब चीजें सकारात्मक करेंगे भी व्यवसाय के दृष्टिकोण से, लेकिन ये जी। स्वामी जी ओशो ने अपने एक प्रवचन में ये कहा है कि जो आपने बताया ना, सोशल कंडीशनिंग होती है हमारी की शुरू से जो हाँ है, हाँ। कि मतलब अगर ऐसा कंडीशनिंग है कि हमारे पास ज्यादा होगा तो हम ज्यादा सुखी रहेंगे। हम्म तो इसमें ओशो ने बताया कि जो इस ट्रैक पे दौड़ रहे होते हैं कि मोर मनी मोर पावर, कि अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट जीवन जीना शुरू करो तो वो अंदर से उनको भय लगता है आपको देख के, और कहीं ना कहीं उनको उनका डिफेंस मैकेनिज्म आपको भी उसी ट्रैक पे डालना चाहता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक जीवन जीने लगते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो खुश है, तो वो आपको ऐसे ही सजेशन देंगे कि यार तुम्हारे में टैलेंट है, तुम ये करो वो करो, तुम इतना कमा सकते हो,
क्योंकि वो खींच के बिल्कुल अपनी ब्रैकेट में आपको लाना चाहते हैं। बस और इसमें जो साधना सूत्र है उसमें उसने ये कहा है कि महत्वाकांक्षा वाला जो चैप्टर है कि पैसा, अगर खाली पैसा कमा रहे हो लेकिन मेरा महत्व की आकांक्षा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर महत्व की आकांक्षा आ गई कि आई एम इम्पोर्टेंट, तो वहां से आपका ट्रैक चेंज हो जाता है। यस, पैसे को कमाने का अगर उसके साथ महत्वाकांक्षा नहीं जुड़ेगी तो पैसा जहां तक कमाना है वहीं तक खत्म कर दोगे ना। फिर पैसा कमाने की बात तो उसी के साथ जैसे ही पैसा कमाते हो आप समझो उसको, इसकी साइकोलॉजी को समझो। वो पर्सनालिटी ही ऐसी है कि वही रजोगुण आपको महत्वाकांक्षा में ले जाएगा। अगर आपके पास जागरूकता नहीं हो, जागरूकता की बात कह रहे हैं सारी, क्योंकि अपने आप यू गति कर जाएगा। वो जो रजोगुण है ना वो गति कर देगा अपने आप। आप अगर सजग नहीं हो तो वही पैसे वाला, अरे इतना कमा लिया अब यार यश भी कमाना चाहिए, धन पैसा, ये सब महत्वाकांक्षा की वो दौड़ अपने आप शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप जागरूक हो तो कहोगे यार आप, फिर तो आप सहज हो गए ना यार, पैसा इतना काफी है। वो बात तो जागरण की है, जागरण। लेकिन समाज क्या कहेगा? समाज कहेगा कि अच्छा इतना कमा लिया यार, थोड़ा और कमाओ, अरे बढ़िया वाली अच्छी वाली गाड़ी ले आओ, थोड़ा सा बढ़िया। अब समाज ने कह दिया तो, और घर के लोगों ने कह दिया, ये कौन कहेगा? ये बहुत कम लोग कहेंगे कि अब भीतर लौटो, सहज हो, जितनी जरूरत है उतना ही करो, जिनसे जितनी जरूरत है संबंध बनाने की। ये समाज आपको प्रशिक्षण नहीं देगा। फिर से समझिए, पर्सनालिटी का ही प्रशिक्षण समाज दे रहा है। दैट्स वाई हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, और यही महत्वाकांक्षा ही हमारे दुख का कारण बन रही है। यही पैसे कमाने की, यही प्रतिष्ठा की होड़, यही अपने बौद्धिकता की होड़, ये कहां कहां जाके प्रतिष्ठा से धन पर, पहले प्रतिष्ठा चाहिए, वो धन चाहिए, धन से महत्वाकांक्षा चाहिए, अच्छा यश चाहिए, ये सब चीजें क्रमशः एक्सीड करती जाएंगी, ये बढ़ती जाएंगी और वो पागलपन की तरफ ले जाएंगी। और इसका दूसरा विरोधी भी है, ये तो करेगा, और दूसरा बिगाड़ुआ कहते हैं ना देसी भाषा में, दूसरा इसी को, दूसरा प्रतिष्ठा पाने को कहेगा, वो जो प्रतिष्ठा वाला है उसको नीचे गिरा के कहेगा हम देखो ना इसको, ये बहुत ज्यादा बन रहा है, देखो इसका, कैसे भी कुछ करके उसके जो है कहीं जहां भी अगर उसको प्रतिष्ठा मिल रही है तो उसको नीचे गिरा देगा, तब उसको प्रतिष्ठा मिलेगी। है तो ऐसे जैसे गुंडा होते हैं ना, गुंडे मऊवाली, वो जो बढ़िया अच्छा आदमी होगा प्रतिष्ठा पा रहा है, उसको दो घूंसा मार करके उसको, या मार करके, या उसको गोली मार करके कहेगा देखो प्रतिष्ठा। गुंडे भी अपने को प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, नाम ही तो कमाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा और नीचे वो जब धन कमाएगा प्रतिष्ठा वाला, तो धन कमाएगा तो ज्यादा पैसे होंगे, तो फिर वो ज्यादा पैसे वाला तो दूसरा क्या करेगा, वो बिल्कुल आलसी है, उसका धन छीन लेगा, झपट लेगा, वो चोर डकैत दूसरे तरीके से ले लेगा। या और आगे चल करके मान लीजिए वही बॉस बन जाता है, पैसा वैसा कमाएगा तो निश्चित अच्छी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे होगा, तो दूसरा अगर उसके विरोध में है, अगर वो किसी में एडमिनिस्ट्रेटर है और उसी में क्लर्क है, तो वो ट्रेड यूनियन का लीडर बन जाएगा, पत्रकार, मीडिया, लेकिन खिलाफत करेगा। विपरीत वाला खिलाफत करेगा, और पॉजिटिव वाला, ये दो गुण को समझ लीजिए इसी के हिसाब से, और ये दोनों ही आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं। और इन दोनों को समझ करके आपको तीसरे में जाना है, दैट इज द सतोगुणा। त्रय गुण का मतलब है कि जैसे ही जिसको कह रहे हो ना, जिसको भगवान श्री कह रहे थे ना कि पैसा कमाना ठीक बात है, और लेकिन महत्वाकांक्षा, ये कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब तब आप सतोगुणी हो गए ना, आप बैलेंस जीवन, संतुलित असहज जीवन नहीं है भैया, इतनी जरूरत है।
महत्वाकांक्षा में जाने की जरूरत कहाँ है, उसकी आवश्यकता कहाँ है, ये बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन ये हीनता की ग्रंथि, ये हमारा न जागरण की वजह से, और जागरण ये समझ है आपको, ताकि आप ध्यान की तरफ अग्रसर हो। ये समझ आपको इसलिए कि थोड़ा बोध पूर्वक जियो कि ये जो पर्सनैलिटी को हम, जो ये इन गुणों को हम विकसित कर रहे हैं, इनसे बस केवल अपने मुखौटे को, हम असहजता को विकसित कर रहे हैं। तो ये एक ध्यान की तैयारी करेगा, ये प्रज्ञा, ये समझ। और ये समझ आपको समाज नहीं देगा, समाज आपको उन्हीं को देगा जिससे आप असहज हो सकते हैं। समाज ये कहेगा कि खूब धन कमाओ, खूब पैसा कमाओ, और इसमें असहज हो जाते हो आप। इसमें आपकी असहजता, धन कमाना ठीक है, पैसा कमाना ठीक है, और अच्छे पद पे जाना ठीक है, लेकिन आपका स्वभाव है कि नहीं, सहज स्वभाव है कि नहीं। अगर सहजता में है, लेकिन एक की सहजता नहीं है, उसको समाज जबरदस्ती ठेल रहा है, सारा जीवन उसका असहज हो गया। तो सम्यकता का मतलब है जो जीवन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, यानी पदार्थगत, वस्तुगत है। सारी सिखावन है कि बाहर सब कुछ है, पदार्थ है, आपकी मनी है, सब कुछ बाहर है। तो बाहर से एक कदम भीतर की तरफ आओ और अपनी सब्जेक्टिविटी का भी ध्यान रखो। सम्यक का मतलब है कि लौट के आओ, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट का ध्यान रखो, दृष्टि बाहर को भी पोषण दो। धन, पैसा, पद, ये सब ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन वही सब हो जाएगा तब असहज हो गए। तुम्हारा एक कदम अपनी सब्जेक्टिविटी पर भी आ जाओ, क्योंकि ये सब कुछ भीतर है तुम्हारे, यहीं से ये सब साधन की तरह है। ये बात आ जाए हमारे दिमाग में तो हम लौट आते हैं। यह कह रहे हैं कि मूर्छा कहाँ हो रही, मूर्छा यहीं से हो रही है जब सारी भाग दौड़ हम बाहर कर दे रहे हैं, और यहीं संबंधों में उलझन हो जा रही है। खूब फिर से समझ लीजिए, यही चार जो ग्रंथियां हैं, इन्हीं को मोटी मोटी हैं, और इन्हीं को, चाहे दो चार और हो सकती हैं, लेकिन विपरीत जो होगा उसी से संघर्ष होगा। सम्मा सती का मतलब जाग करके जीवन जियो, और जो विपरीत है उसको समझो, अपने विपरीत वाले को समझो। और ऐसा कोई आ जा रहा है तो समझो दूसरा विपरीत वाला है, थोड़ा जाग के जी जाओ ताकि कलह से बच जाओ। तो साथ यारी दोस्ती बन सकती है। आप अपने को समझ लो कि हम रजोगुणी हैं। अगर आप रजोगुणी है तो ठीक है, वो कमाना आपका स्वभाव होगा, श्रम आपका स्वभाव होगा, लेकिन वो स्वभाव एक्सीड कर जाएगा कोई, तब आपको तनाव होगा, तब आप विक्षिप्तता में, स्वभावगत तो आप वो करेंगे ही करेंगे। समझ लीजिए, जो स्वभाव है आपका, अगर पेशा आपका बौद्धिक क्षमता है तो वो आपको धनोपार्जन के लिए उपयोगी है, समझ लीजिए, और सारी चीजों के बाहर की जरूरतों के लिए उपयोगी है। लेकिन अगर मूर्छा है, जो आपका स्वभाव है, यानी बौद्धिक, अगर आप रजोगुणी हैं तो वो रजोगुण आपका मूल स्वभाव है। इसी रजोगुण को ही थोड़ा सा बैलेंस करना है कि अरे स्वभाव एक्सीड कर जाए। अब ये रहे कि वकील, एक मुवक्किल, दो मुवक्किल, अरे थोड़ी देर और बैठ ले, 8 बजे तक बैठ ले, 9 बजे तक बैठ ले। अब क्या हुआ, अब उसको बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। अब क्या होगा, ये स्वभाव एक्सीड कर गया है आपका, तो अब तनाव पैदा होगा। थोड़ा सा अब तमोगुण की तरफ जाओ ना, विश्राम का भी, यार अब इतना श्रम बहुत के लिए काफी है, तो तमोगुण को ले आओ, थोड़ा सा विश्राम। तो श्रम को जान ही रहे हो,
और तमोगुणी क्या है, विश्राम को जान रहा है, श्रम को जान ले। तो दोनों को जैसे ही बैलेंस करते हैं हम, ये दोनों पैरेलल हैं दोनों, लेकिन एक अगर ज्यादा होगा तब आपको ज्यादा दिक्कत होगी, तनाव, तब झगड़ा झांसा भी हो सकता है, वाद विवाद भी हो सकता है, संबंधों में कटुता भी हो सकती है। आपको समझ क्या करनी है, समझ दोनों को संतुलित करना है, और संतुलित करके जैसे ही संतुलित करते हो आप अपनी सब्जेक्टिविटी में, वो सतोगुण में आ जाते हो, सब्जेक्टिविटी में आ जाते हो। और वो फिर तीसरा गुण सतोगुण, सतोगुण से फिर त्रैगुणातीत डिविनिटी में पहुंच जाते हो, जहां आनंद है। तो ये क्रमशः यात्रा है। यात्रा क्या है, ये इनमें से कोई आप अपने को तलाशोगे, चाहे मियाँ समझ में आए ना, तो एक गुण आप या तो स्वभावतः है, हम रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं स्वभावतः है, लेकिन बात क्या है कि दोनों को, ये श्रम और विश्राम दोनों हम जानते हैं। और क्या है, जागरूकता कहाँ है, सम्मा सती कहाँ है, सम्मा सती वहां है। देखो जागरूकता कहाँ है, जागरूकता तो अच्छी तरह जानते हो। अभी अगर ये सब चीजें देखें, कहीं अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि ऐसा कि जैसे अब मतलब जीवन दांव पे लग गया है, ऐसा आ गया, ऐसी कोई वैसी घटना घट रही है कि जहां आप बिल्कुल ज्यादा सजग हो गए, कोई एक्सीडेंट हो रहा है या कोई इस तरह का होने वाला है, तो वहां पे आप देखिए चेतना कितनी सजग हो जाती है, कितना आप विचार भी खो जाते हैं। आप ये सब सजगता तो हम जानते हैं कि एकदम अगर कोई ऐसी दुर्घटना घट रही है या कोई ऐसा आपत्तिजनक स्थिति आ गई, तब सारे विचार गायब हो जाते हैं, एक निर्विचारता उपलब्ध हो जाती है। ये तो हम देखे हैं, लगभग सभी के जीवन में ऐसा हुआ कि जब ऐसी कोई विपत्ति या अचानक कोई घटना घटेगी तो हम एकदम विचार खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस विचार खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ क्या है, उसके साथ तनाव है तो विचार, लेकिन तनाव है उस विपत्ति को। और विश्राम भी जानते हैं हम लोग, नींद में जाते हैं ना, नींद में जाते हैं तो वहां भी बिल्कुल खत्म है, विश्राम, आराम से सारा तनाव विदा हो गया है। तो क्यों ना हम दोनों को जोड़ दें। हमने तनावपूर्ण जागरूकता भी देखी है और विश्राम भी देखी है, तो दोनों को जोड़ दो ना, विश्राम और जागरूकता, इन दोनों को जोड़ दो, सम्मा सती वही है। कह रहे हैं कि तनाव ना हो और तुम भीतर से जागे हुए हो, विश्राम पूर्ण हो और भीतर से उतने सजग जैसे कोई विपत्ति में जगे हुए थे, उतने ही सजग भीतर से जैसे किसी उसमें, लेकिन बाहर से पूरे विश्राम। ये दोनों को हमने जाना ही है जगत में, बस उसका संयोग बिठा देना है। और यही तो सम्मा सती है, कैसे आप उस सहज स्थिति में हो जाओ, विश्राम और वो जागरूकता की स्थिति। इनमें से एक ही आपको तनाव, विश्राम जानता है तमोगुणी, और वो तमोगुणी खूब विश्राम जानता है आराम से, और रजोगुणी श्रम जानता है, श्रम उसको दे दो करने को ना। अगर तमोगुणी, जैसे आपका प्रोफेशन है, आप वकील हो, आपको जब एक कोई, अगर आप इसमें मजा लेने लगोगे तो दूसरा कुछ सब कुछ दिखाई ही नहीं देता, केवल वही 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 सब कुछ। ये तो जानी गया है, निर्विचारता एक पे ऐसे आ जाते हो, इतनी तल्लीनता आ जाती है एक पे, लेकिन वो वैचारिक जो वर्क कर रहे हैं उसमें एक तनाव है, रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू आपका है, उसमें स्वभावता है वो तम वाला भी है, बस उस दूसरे पहलू को आपको कल्टीवेट करना है। तो ये पर्सनैलिटी टूटेगी कब, जब हम दोनों को बैलेंस करेंगे। फिर जैसे ही बैलेंस करते हैं वैसे सहज हो जाते हैं। तो हम लोग ये, अब बताओ मियाँ, थोड़ा बहुत साला समझे तो नहीं हो, अमृतो जी कुछ और कुछ कहोगे इनको समझाने का?
किसी और या चला जाए। ये बड़ा है, तो कर करके बस मोटा मोटा समझिए। सम्मा सती, सम्यक जो शब्द जोड़ा है बुद्ध ने सम में, कि तुम कैसे ऑब्जेक्टिविटी को, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाओ। सम्यकता का मतलब है कि तुम एक एक्सट्रीम पे हो, उस स्ट्रिंग से दूसरी तरफ जाओ, दूसरा भी है, तुम उससे दूसरी तरफ हो। सम्यक का मतलब लौटो अपने घर, और ऐसा नहीं उसका ध्यान रखते हुए। सम्यक का मतलब है कि जहां हो उसका ध्यान रखते हो, लेकिन अति कर रहे हो, अति से बीच में आओ। सम्यक का मतलब यही, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे सम्यक जागृति हो, सबके बीच मध्य वाला बिंदु खोलो। तो मध्य वाला बिंदु कहां से खोजो, कैसे खोजो? जब जहां से वहां हो वहां से थोड़ा सा पीछे आओ। जब बहुत ज्यादा एक्सीड कर गए हो तो थोड़ा सा पीछे आओ, कितना, लेकिन जितना आगे जाओगे उतना ही आप परेशान। समाज पूरा आपको ऑब्जेक्ट का प्रशिक्षण दे रहा है। दुविधा दिक्कत यही होगी। इसलिए जब समाज में बहुत ज्यादा रहेंगे तो सारा ऑब्जेक्ट का प्रशिक्षण देगा। धन कमाओ, पैसा कमाओ, पद कमाओ, हाँ, सब रोजगार बढ़ाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, महत्वाकांक्षी बनो, तो घर समाज आपकी पीठ ठोकेगा और ये सब चीजें कमाओ। लेकिन इसमें आप असहज होगे, ये आपका सहज जीवन नहीं होगा। तो आप खूब देखिए, कमा कमा करके जो आपका सहज जीवन है उसके साथ नहीं है। एक एक ऐसा नहीं है कि दूसरा ग्रुप भी नहीं कमाएगा, कमाएगा वो भी, लेकिन थोड़ा वो कम कमाएगा। आलसी ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं, श्रम वो भी करेंगे, लेकिन इतना श्रम अपने जो उनका सहज स्वभाव रहेगा रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसके साथ अगर जागरूकता रहेगी तो उस जागरूकता में वो गुण रहेगा, लेकिन उस जागरूकता में वो विश्राम आसानी से पा जाएंगे। उनके लिए क्या कोशिश करनी है? उनके लिए जागरूकता की कोशिश करनी होगी। तो ये क्या होगा, विक्षिप्तता जो आएगी ना, वो बी ग्रुप वाले में बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो सब निराशावादी होते हैं ना, बहुत ज्यादा वो सब चीजें निगेटिव वाली में ले जाते हैं। तो जो दो एक ग्रुप का है जो न रजोगुणी है, वो सब में कुछ न कुछ वो क्रिया, वो एक्टिव है, तो सब में कुछ न कुछ वो ढूंढ देगा। व्यापारी कितनी हानि हो जाएगी, फिर वो खड़ा हो जाएगा, तन के खड़ा हो जाएगा, फिर से तरीके से करेगा। लेकिन करेगा तो वो बाहर का ही, भीतर वो जा ही नहीं रहा है। जब अगर दिक्कत होगी तो बी ग्रुप वाला बहुत ज्यादा विक्षिप्त हो जाएगा। संभावना दूसरे की नहीं है, क्योंकि ए ग्रुप वाला फिर आगे जाके भक्ति मार्गी भी हो जाता है ना, वो प्रेम पूर्वक गीत गाएगा, नाचेगा। दूसरा जो ग्रुप है वो ध्यानी हो जाता है। अगर इसका दूसरा वर्जन लेता है तो भक्ति के माध्यम से वो ध्यान की यात्रा पर जाएगा, और ये ध्यान के माध्यम से भक्ति की यात्रा पर जाएगा। इसका शुरुआत इस तरह का, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी, तो इसके पॉजिटिव गुण हैं। जैसे ही भीतर मुड़ोगे तो एक ग्रुप वाला नृत्य करके ध्यान में जाएगा, बी ग्रुप वाला, और अगर सतोगुणी हो गए तो ध्यान और नृत्य दोनों कोई से भी जाओ, भीतर जाने की कला सीख जाओ। तो ये आज सम्मा सती का एक्सट्रैक्ट समझ लीजिए कि कैसे हम जहां हैं वहां से जो हमारी कंडीशनिंग है उसको तोड़ करके, जो भी हमारी कंडीशनिंग है, जहां हम ज्यादा मूर्छित हो रहे हैं उसको तोड़ना, उसके प्रति सजग होना है। चाहे जो भी कंडीशनिंग है, चाहे हमारी कंडीशनिंग धन कमाने की है, चाहे प्रेम आकांक्षा है, चाहे महत्वाकांक्षा है, प्रतिष्ठा की आकांक्षा है, उस कंडीशनिंग को, या निगेटिव कंडीशनिंग है उसको तोड़ करके भीतर लौटने की है उस कंडीशनिंग को। तो पर्सनैलिटी को तोड़ करके इंडिविजुअलिटी पर धीरे से यात्रा करनी है, ताकि हम उस सत्य से आनंद, जिस आनंद की बात कर रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं कि आनंद
इनको समझ करके और ध्यान करके। तो आने वाले दिनों में हम लोग विपश्यना अब नहीं है, लोगों फिर बाद में कहेंगे विपश्यना समझ में नहीं आई। हम कैथारसिस का इसलिए प्रयोग कर रहे थे कि ताकि विपश्यना आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो आज हम लोग नो माइंड फिर करेंगे मेडिटेशन। अब आपको थोड़ा सा नाभि ओरिएंटेड होना है आगे चल के, ताकि अनापानसति योग। तो अब थोड़ा सा गहरी श्वास का साथ में प्रयोग करें, और जो लोग नाद सुन रहे हैं डीप ब्रीथ का प्रैक्टिस और नाद श्रवण, गहरी श्वास। तो इधर 4-5 दिन नाभि से ठीक 2 इंच नीचे, बार बार जब भी आए समय तो नाभि से 2 इंच नीचे हारा सेंटर को बार बार रिमाइंड करें। और नाद अगर सुन रहे हैं तो एक भाव करें कि वो नाद बरस रहा है और उस हारा सेंटर को भरता जा रहा है। तो डीप ब्रीथ का, हारा सेंटर का ध्यान, गहरी श्वास का प्रयोग करिएगा। आगे हम अनापानसति योग फिर विपश्यना का प्रयोग करेंगे, श्वास से संबंधित प्रयोग। तो आज से कैथारसिस तो करेंगे, और आज ओशो लेट गो में आपको हारा सेंटर पर ले जाएंगे, उन्हीं की वाणी में है। तो आप जैसे जैसे ओशो कहेंगे, तो वो चूंकि इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आप लोग आराम से लेट करके उसको इसी तरह से विजुलाइज करिएगा, और ध्यान में फिर सब छोड़ दीजिएगा, आकाश की अपने शून्यता में प्रवेश करिएगा। तो यात्रा धीरे धीरे उस नाभि की ओरिएंटेड, नाभि ताकि हमारा प्राणों का, हमारे जीवन का केंद्र है। गहरी श्वास का प्रयोग तो आप लोग डाल ही लीजिए, डीप ब्रीथ। आपके श्रवण से, सुमिरन से, ये 2 बड़े मतलब बहुत मूल्यवान उपाय हैं, श्रवण और डीप ब्रीथ, गहरी श्वास और नाद श्रवण। इससे सरल टेक्निक और नहीं है अभी तक, सबसे सरल टेक्निक है, क्योंकि गहरी श्वास आपको जागरूक रखेगी, सीधे नाद आपको हो सकता है नींद में ले जाए। डीप ब्रीथ रिलैक्स रखेगी और सजग रखेगी, नाद श्रवण तो रिलैक्स जागरूकता। ये आपको डीप ब्रीथ, गहरी श्वास, ताकि ऑक्सीजन का स्तर भी, डीप ब्रीथ आपको एक तो सजग रखेगी और नाद आपको रिलैक्स रखेगा। जितना आप नीचे की तरफ नाद नीचे अगर नाभि ओरिएंटेड रहेंगे, आप इसका प्रयोग करके खूब देखिएगा। आप कहीं हो, आप थोड़ा सा हारा सेंटर, जब भी आपको लगे तनाव, हारा सेंटर पे जाओ। किसी से बात कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा हारा सेंटर के देखो, अपने आप मुस्कुराहट, वो नाभि अपने आप आपको मुस्कुराहट, मुदिता पैदा कर देगी। ये मुझे मतलब आप लोगों को इसका अनुभव की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं, ऐसे कोरी बात नहीं कर रहा हूं। इसका प्रयोग अगर चाहो, वैसे जैसे अगर तुम नाभि पे अगर हारा सेंटर पर रखोगे तो इसे मुस्कुराते रहोगे, आप एक बेफिक्री सी रहेगी, एक मजेदार। तो डीप ब्रीदिंग के साथ नाद श्रवण, और बाद में फिर सब छोड़ करके उस शून्य का, अंतिम बात तो है नाभि। लेकिन जगत में जब आए तो डीप ब्रीथ, जब भी ध्यान आए, ऐसा नहीं कि मस्तिष्क ओरिएंटेड होना, हार्ट ओरिएंटेड, बट 70 to 60% जब समय मिले तो नाभि पे चले जाओ, डीप ब्रीथ चले जाओ। जब मस्तिष्क का काम कर रहे हो, जब नहीं कर रहे हो तो आ जाओ, टिक जाओ हारा पे, अभी विपश्यना वाले उसमें। तो आज हम उसका प्रयोग करेंगे। तो आज जिब्रिस का प्रयोग करेंगे। स्वाति, तुम्हें क्या करना है, अभी जब ये प्रयोग जब बंद हो जाएगा तो बंद आंखों से आपको उस शून्य को, उस निराकार को देखते जाना है, देखते जाना है, ठीक है। वो देखना आपको निर्विचार में ले जाएगा। तो जिब्रिस आज करना है, करीब 10 मिनट, जो भी भाव आए। आज उस तरह का नहीं है, देववाणी के नहीं, आज तो चीखना चिल्लाना अगर कर सको, अगर जो लोग कर सकेंगे, नहीं तो मुद्राओं के माध्यम से हंसना, मुंह बिचकाना, पागलों की तरह जानबूझ करके पागल हो जाइएगा, और ताकि सब भीतर का ये जो है वो निकल जाए। ये निकल जाएगा तब विपश्यना समझना आसान हो जाएगा।
तो 10 मिनट हम इसको करेंगे, फिर बिल्कुल रिलैक्स हो करके ओशो की वाणी के साथ बहेंगे। करीब 10 मिनट ओशो फिर उसमें बोलते हैं और फिर शांत होकर अपने अंतर आकाश में, अंतर श्रवण में डुबकी मारेंगे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं। खड़े हो करके चाहे तो आप लोग पहले से ही वीडियो ऑफ कर दीजिए ताकि आप लोग और सब कुछ वो करिएगा जो जो भीतर से निकल रहा है। हाँ, सब कुछ कर देना है स्वाति, आज सारा निकाल देना, जितना गुस्सा हो, क्रोध हो, किसी के पास उसका ध्यान करके उसको आज सब मार देना घूसे, आज सब निकल जाए, सब कैथारसिस कर दो ताकि बिल्कुल अंतिम में जितना ये निकल जाएगा समझ उतनी अच्छी बढ़ेगी, आगे की यात्रा उतनी सरल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 10 मिनट कैथारसिस। Max volume.
भीतर का सारा दमी का वेग बाहर कर दे। मुद्राओं के माध्यम से घूसे ताने, लात पैर पटके, वाल नोचे, रब योर फेस। Be silent. Now छोड़ दे, सब Close your छोड़ eyes. दे। Now And relax feel your to body. be completely frozen. This is the right moment. Be silent. शरीर को बिल्कुल शिथिल कर लें। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दें। ओशो की वाणी को प्रेम से सुने। Be silent. Close your eyes and feel your body to be completely frozen. This is the right moment to enter inwards. Gather all your energies
your total consciousness and rush towards the center of your being, which is exactly 2 inches below the navel inside the body. Faster and faster, with an urgency as if this is going to be your last moment. Deeper and deeper. As you come close to the center of your being, a great silence descends over you. And flowers of peace blossom within your being. At the very center, there is a flame, the fire of your life. It is part of the whole existence. Symbolically, this flame is called the enlightened consciousness, the Buddha. It is your intrinsic nature. You are no more. There is only pure consciousness, unbounded. This is a great opportunity to witness. Witness that you are not the body. Witness that you are not the mind. Witness that you are only witnessing, only pure consciousness. Relax into it. आप न शरीर हैं, न माइंड हैं. You are pure consciousness. Go inward. अंतर यात्रा करें. अब मैं भी मौन होता हूँ. अपने शून्य में, निराकार में, ओंकार में डुबकी मारें. जय ओशो.